हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले काफी दिनों से हम लोग वायरस वार्न डिजीजेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक लंबी श्रृंखला का अंत हुआ। बहुत सारे तरह के वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाली कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम आज से जो शुरू करेंगे, क्योंकि वायरस वार्न डिजीजेज की वो लंबी श्रृंखला समाप्त हो गई है, अब हम आज से शुरू करना चाहेंगे बैक्टीरिया वार्न कम्युनिकेबल डिजीज, यानी वे डिजीज जो किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से पैदा होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं बैक्टीरिया वार्न कम्युनिकेबल डिजीज। तो इस श्रृंखला में जैसा कि हम अभी शुरू करेंगे एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमें मौके से इन्फेक्ट करते रहते हैं और उनका दुष्परिणाम हम झेलते रहते हैं। तो इसी क्रम में एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन से एक खास बीमारी पैदा होती है, जिसको हम नाम देते हैं डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया क्या है? यह घातक संक्रामक बीमारी है और इसका इफेक्ट बॉडी के अदर पार्ट से कुछ लेना देना नहीं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर पार्ट को ही इन्फेक्ट करती है। जैसा कि आपको एनाटॉमी में बताया गया है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्टडी हम दो पार्ट में बांटकर करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसके इन्फेक्शन का कोई खास असर नहीं दिखता है, लेकिन जो इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर इसका जबरदस्त प्रभाव दिखता है और व्यक्ति को वहीं पर इन्फेक्ट करके ये रोगी बना देता है, अस्वस्थ कर देता है। ये एक घातक संक्रामक बीमारी है। श्वसन तंत्र के ऊपरी पार्ट में ही, आर्गन में ही इसका इन्फेक्शन होता है और होने को तो यह किसी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत ही मुश्किल से होता है। लेकिन इसका प्रभाव, इसका संक्रमण इन मासूम बच्चों को जिनकी उम्र 2 से 5 वर्ष के इर्द गिर्द है, उनको ये अपना शिकार बनाने में बड़े आराम से सफल हो जाता है। तो ये इतना घातक है। ये हो क्यों जाता है? इसका कारण क्या है डिप्थीरिया का? तो एक बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द मिलता है जिसका नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी, और इसी डिप्थेरी के नाम पर इसका नाम हो गया डिप्थीरिया। तो ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी के इन्फेक्शन से हमारे या बच्चों के शरीर में एक बीमारी होती है जिसको हम नाम देते हैं डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया, ये जो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी है, इसके बारे में जानिए किस तरह का बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और नॉन मोटाइल माना जाता है, यानी गतिहीन ग्रुप वाला ये नहीं है, गतिहीन ग्रुप का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है। इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डेवलपमेंट, इसकी ग्रोथ ऐसे एरिया में होती है जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एनाएरोबिक ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का स्वभाव या नेचर कैसा है? नॉन मोटाइल है, ग्राम पॉजिटिव है और एनाएरोबिक कंडीशन में ये मल्टीप्लाई करता है। तो ये जहां पहुंचता है वहां ये इन्फेक्शन अपना फैला देता है। लेकिन कैसे एक संक्रमित बच्चे से ये दूसरे हेल्दी बच्चे में कैसे फैल जाता है, पहुंच जाता है, कैसे उसको संक्रमित कर देता है? तो इसके कई रास्ते बताए गए, कई कारण बताए गए। इसमें जो पहला होगा वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट से मतलब जैसा नाम वैसा काम। ड्रॉप का मतलब बूंद बूंद, आप जानते हैं। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा यह एक संक्रमित बच्चे से दूसरे हेल्दी बच्चे में, स्वस्थ बच्चे में यह पहुंचने में कामयाब हो जाता है। फिर सवाल उठता है कि यार वहां छोटी छोटी पानी की बूंदें कहां से आती? क्या इसमें बारिश हो रही है? नहीं। सोचिए जरा, जब बच्चा खांसता है
जब बच्चा छींकता है, जब बच्चा थूकता है या लाउड स्पीक करता है या फिर उसके माउथ से लार गिरता है, तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी बहुत सारी पानी की ड्रॉप्स होती हैं, बूंदें होती हैं, जो उसके खांसने, छींकने, थूकने से एटमॉस्फेयर में उसके इर्द गिर्द फैल जाती हैं, जिसमें ये डिप्थीरी, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी फैल जाता है। और अगर उस एटमॉस्फेयर में कोई दूसरा स्वस्थ बच्चा है, तो जब वो इंस्पिरेशन करता है या सांस लेता है, तो उस एयर के साथ ये जो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी है उस हेल्दी बच्चे के बॉडी में एंट्री कर जाता है और वहां पर अपना इन्फेक्शन फैला देता है। तो एक संक्रमित बच्चे से एक स्वस्थ बच्चे में पहुंचने का सबसे आसान जो माध्यम है वो क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्योंकि संक्रमित बच्चे के बॉडी से किसी भी तरह का अगर डिस्चार्ज निकलता है तो सारे डिस्चार्ज में ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी उपस्थित होता है, पाया जाता है, और वो बड़े आराम से हेल्दी बच्चे के बॉडी में एंट्री कर जाता है। जो दूसरा इसके फैलने का, इसके प्रचार प्रसार का माध्यम बताया गया वो क्या है, वो है त्वचा। अरे भाई, त्वचा तो बॉडी की रक्षा के लिए है, न कि किसी बैक्टीरिया का एंट्री गेट है। आप तो यही कहेंगे ना कि स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। स्किन की परिभाषा में आप जानते हैं ना कि त्वचा जो है बॉडी की सुरक्षा करती है, लेकिन सवाल यहां पर है कि यह त्वचा इसके बॉडी के अंदर पहुंचने में मददगार हो जाती है। कब? जब त्वचा में किसी तरह का वुंड हो, इंजरी हो, कोई कटिंग हो, यानी किसी भी तरह से अगर स्किन में पंचर है, तो इससे सस्ता साधन और इस बैक्टीरिया को कोई मिल नहीं सकता। उसी होल का, उसी वुंड का, उसी रास्ते का ये सहारा लेकर के बड़े आराम से हेल्दी व्यक्ति के, हेल्दी बच्चे के बॉडी में एंट्री कर जाता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। तो ये दूसरा माध्यम जो बताया गया, अब आपको यकीन हो गया होगा कि त्वचा जरूर बॉडी के रक्षा के लिए है, लेकिन यहाँ पर अगर त्वचा में कोई कट है, वुंड है, यानी एंट्री करने का रास्ता सीधा खुला हुआ है, तो इस बैक्टीरिया को इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो इस तरीके से यह एक संक्रमित बच्चे से निकल करके एक हेल्दी बच्चे में एंट्री करने में सफल हो जाता है और उसको अपना शिकार बनाता है, उसको संक्रमित कर देता है। जो तीसरा इसके प्रसार का माध्यम है वो बताया गया दूषित वस्तु। दूषित वस्तु कहां से आ गई भाई? तो ये जो संक्रमित बच्चा है उसके प्रयोग में जैसे कोई टॉय है या खाने का बर्तन है, पीने का बर्तन है या हैंकी है या कोई गाड़ी घोड़ा है, माने इस तरह की जो सामग्री है, वस्तुएं हैं, उसके टच में हैं, उनको बच्चा प्रयोग कर रहा है जो इससे संक्रमित है, तो सारी की सारी वस्तुएं इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं और उसमें ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी जो है चिपक जाता है और उस टॉय को या उस कपड़े को या उस बर्तन में जिसमें चिपका हुआ है कोई हेल्दी बच्चा उसका प्रयोग करता है तो फिर ये बड़े आराम से उसके बॉडी में एंट्री कर जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। चौथा जो बताया गया, स्राव। संक्रमित बच्चे के शरीर से निकला हुआ स्राव, जैसे नेजल डिस्चार्ज, थूक, लार या किसी घाव का स्राव इत्यादि, इनमें ये जो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी है वो प्रेजेंट होता है और ये एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और अगल बगल मौजूद या प्रेजेंट दूसरे स्वस्थ बच्चे में ये एंट्री कर उसको इन्फेक्ट कर देता है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनके माध्यम से एक कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी एक संक्रमित बच्चे से चल करके दूसरे स्वस्थ बच्चे में पहुंचता है और उसको अपना शिकार बनाता है और वो बच्चा डिप्थीरिया नामक बीमारी का या यूं कह लीजिए ये बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज का शिकार हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड।
ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जैसा कि वायरल बॉर्न डिजीज में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो नए लोग ज्वाइन किए होंगे उनको मैं बता दूं कि इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड होता है, जैसे जिस दिन ये बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री किया तो उस दिन तो आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, एक दिन नहीं दिखाई दिया, 2 दिन कोई दिक्कत नहीं दिखाई दिया, 3 दिन नहीं दिखाई दिया, 4 दिन नहीं दिखाई दिया, लेकिन 4 दिन बीतते बीतते उस बच्चे में ये तमाम लक्षण आने शुरू हो गए, वो उसका प्रभाव दिखने लगा और बच्चा अस्वस्थता के तमाम लक्षण जाहिर करने लगा। तो एंट्री के डे से लेकर के और जब तक बीमारी के लक्षण न दिखने लगे तो इस बीच का जो गैप होता है उसी को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे किसी बच्चे में पहली तारीख को ये माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी एंट्री किया तो ये 1 दिन 2 दिन तो कुछ नहीं दिखेगा, बच्चा हेल्दी है, खेल रहा है, स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम 2 दिन या अधिकतम 4 दिन बीतते बीतते बच्चे में ये तमाम लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चा अस्वस्थ हो गया है। तो इसी 1 से लेकर के और 4 तारीख के बीच का जो गैप है उसी गैप को हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही बीतेगा तो तमाम लक्षण आना शुरू हो जाएंगे। उन लक्षणों को हम जो एग्जामिन करते हैं, क्लिनिकली देखते हैं, तो उसको नाम देते हैं क्लिनिकल फीचर, यानी उस बच्चे में कौन कौन से लक्षण दिखाई देना शुरू कर दिए हैं। तो इसको जानने के लिए हमें इसे 3 कैटेगरी में बांटना होगा, फेरिंजो टांसिलर डिप्थीरिया, लैरिंजो ट्रैकियल डिप्थीरिया, नेजल डिप्थीरिया, यानी 3 तरह की डिप्थीरिया बताई गई। वो कैसे, हम एक एक की जब चर्चा करेंगे तो ये सारा रहस्य खुल जाएगा कि इनको हम 3 ग्रुप में बांट के क्यों स्टडी करते हैं। डिप्थीरिया तो डिप्थीरिया है, लेकिन नहीं, जो पहली वैरायटी बताई गई वो है फेरिंजो टांसिलर डिप्थीरिया। जैसा नाम वैसा काम, फेरिंजो का मतलब रिलेटेड टू फेरिंग्स, टांसिलर का मतलब रिलेटेड टू टांसिल, यानी कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी का इफेक्ट जब फेरिंग्स और टांसिल तक ही लिमिटेड हो तो उस वैरायटी को हम नाम देंगे फेरिंजो टांसिलर डिप्थीरिया। यह बहुत ही सामान्य प्रकार का इन्फेक्शन होता है। इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पहला लक्षण जो प्रमुख दिखता है वो है डिस्फेगिया, यानी बच्चा कुछ भी खाना पीना चाहेगा तो निगलने में उसे बड़ी दिक्कतें फील होंगी, काफी कठिनाई महसूस होगी, कष्ट का अनुभव होगा। तो ये पहला लक्षण क्या मिलेगा, डिस्फेगिया, यानी निगलने में दिक्कत, चाहे वो ड्रिंकिंग हो चाहे फूडिंग हो, बच्चा कुछ भी इंटेक करने में दिक्कत महसूस करता है। दूसरा जो लक्षण आएगा वो होगा माइल्ड फीवर, बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं इसमें पाया जाता है, हल्का फुल्का बुखार ही होता है। तीसरा जो लक्षण मिलेगा सोर थ्रोट, यानी गले में घाव, क्योंकि ये गले की बीमारी है ही है तो वहाँ नहीं वुंड होगी, इंजरी होगी तो फिर कहाँ होगी। चौथा जो पॉइंट बताया गया वो है थकान, यानी फटीग, वो बच्चा थका थका सुस्त दिखने लगेगा। 5वां पॉइंट टैकीकार्डिया की कंडीशन बनेगी। जैसा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बार बार आपने पढ़ा है, टैकीकार्डिया क्या है, यानी रेस्पिरेशन, ये हार्ट रेट जब मोर देन 100 पर मिनट हो जाता है तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं टैकीकार्डिया। टैकी का मतलब होता है फास्ट और कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, यानी हार्ट का रेट 1 मिनट में जब 100 से ज्यादा हो जाए, जैसा कि नॉर्मली आप जानते हैं 70 से 80 बार या 60 से 80 बार पर मिनट अगर है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यही हार्ट रेट जब 100 से ज्यादा हो जाता है 1 मिनट में तो उसको हम नाम देते हैं टैकीकार्डिया। यानी संक्रमित ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी से संक्रमित व्यक्ति का, बच्चे का जो हार्ट रेट होगा वो मोर देन 100 पर मिनट होगा, यानी उसके हृदय की धड़कन बढ़ी होगी। अगला पॉइंट क्या मिलेगा, गले की लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो जाएगी। गले में बहुत डेंसिटी में ये लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये इन्फेक्शन वहाँ भी पहुँचेगा और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और गले में एवं टांसिल के ऊपर एक ग्रे कलर की परत का निर्माण हो जाता है।
जैसा कि बताया जाता है यह फास्ट मेम्ब्रेन होती है जो ग्रे इन कलर होती है, जो टॉन्सिल के ऊपर और गले को अवरुद्ध कर देती है। इसको हम नाम देते हैं ये ग्रे कलर की परत। तो ये करती क्या है, यह एक अवरोध पैदा करती है जो आगे मिलेगा। दूसरी जो वैरायटी बताई गई लैरिंजोट्रैकियल डिप्थीरिया, जैसा नाम वैसा काम, लैरिंजोट्रैकियल डिप्थीरिया यानी वह डिप्थीरिया जिसका इन्फेक्शन, लैरिंजो माने लैरिंग्स और ट्रैकियल माने ट्रैकिया, जो ट्रैकिया और लैरिंग्स तक जिसके इन्फेक्शन का प्रभाव दिखे, इफेक्ट दिखे, उस तरह की डिप्थीरिया को हम नाम देते हैं लैरिंजोट्रैकियल डिप्थीरिया। यह फेरिंजोटॉन्सिलर की तुलना में कम सामान्य है, लेकिन इसकी सिवियरिटी इसको अधिक घातक माना जाता है कंपैरेटिवली टू फेरिंजोटॉन्सिलर डिप्थीरिया। इसके लक्षण निम्नलिखित पाए जाते हैं, जैसे फीवर, रेस्टलेसनेस यानी बुखार, बेचैनी, आवाज में भारीपन और क्रुप खांसी। ये क्या है, ये जो झिल्ली बन गई है गले में, इसके वजह से स्वर यंत्र में अवरोध उत्पन्न होता है और परिणाम स्वरूप बच्चा की आवाज बदल जाती है। जब वो खांसता है तो हुप हुप करके वो खांसी की आवाज आती है, ऐसे जैसे जिसको हिंदी में या भोजपुरी में लोग कुक्कुर खांसी के नाम से कहते हैं। ये ड्राई कफिंग होती है, इसमें कफ नहीं गिरती है और बहुत मशक्कत करने के बाद तो बच्चे का फेस लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, मुंह से लार निकलती है जो जमीन तक चली जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं बार्किंग कफ। बार्किंग का मतलब बार्क से मतलब कुत्ता के भौंकने को हम नाम देते हैं बार्किंग, यानी इस तरह से उसके माउथ से आवाज आती है जब वो खांसता है तो लगता है कहीं कुत्ता भौंक रहा है। अब तीसरा जो लक्षण इसमें मिलता है वो है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब श्वास लेने में कठिनाई। श्वास लेने में कठिनाई तो होगी ही, क्योंकि ये गले की बीमारी है और आप देख रहे हैं कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, टॉन्सिल ये सारे के सारे इन्फेक्टेड हैं। तो डिस्पनिया की कंडीशन बनेगी, यानी बच्चे को सांस लेने में कठिनाई अनुभव होगी। अगला होगा गर्दन में स्वेलिंग, नेक में स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द हो जाएगी। अगला है लिम्फेडिनोपैथी, यानी लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो जाएगी। तीसरी जो वैरायटी बताई गई वो है नेजल डिप्थीरिया, यानी नेजल माने रिलेटेड टू नोज और डिप्थीरिया का मतलब इन्फेक्शन ऑफ कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी which is limited only in the nose, nasal septum। तो ये तीसरी तरह की जो बैक्टीरिया, ये डिप्थीरिया बताई गई, ये है नेजल डिप्थीरिया। जो है इसका इन्फेक्शन जो है नेजल कैविटी तक ही लिमिटेड होता है और खास तौर से जो नेजल सेप्टम होता है वहीं तक लिमिट होता है। इसमें नाक का एक छिद्र प्रायः बंद हो जाता है, बाकी इसमें कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम डिप्थीरिया के बारे में आज ये हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जाना, इसका काज जान लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जान लिया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जान लिया, इसका क्लिनिकल फीचर्स जान लिया। बाकी की आगे की चीजें फिर अगले एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।